मॉर्निंग स्टुडंट्स. काल आपण मराठीचा लेसन बघितला होता. त्याच्यामध्ये आपण 2 पाठ पूर्ण केलेले. मराठीचा ना 1 पाठ पूर्ण झालेला है आपला. आणि आज हम हिंदी का पाठ शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है धरती का आंगन बह के. ये दूसरी इकाई सेकेंड टर्म का ये पहला पाठ है, धरती का आंगन बह के. और इसके कवि है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित. उनका परिचय देखेंगे हम. डॉक्टर प्रकाश दीक्षित जी का जन्म 1929 इटावा के जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां पर हुआ है. और उनकी मृत्यु 2012 में हुई है. उनका परिचय देखेंगे. आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे. संपादक का मतलब होता है कि जो न्यूज़पेपर होता है, जो वृत्तपत्र होता है या समाचार पत्र जिसको हम कहते हैं, उसको उसमें क्या क्या छपना चाहिए, ये और कौन सी खबर को कितना महत्व होना चाहिए और क्या लोगों के लिए जरूरी है और क्या गलत है, ये सब जानकारी जिसको होती है उसको हम, और छापने के बारे में जो जिम्मेदारी जो लेता है वो होता है संपादक, एडिटर, जिसको हम इंग्लिश में एडिटर कहते हैं. तो डॉक्टर दीक्षित जी ने अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं में, पत्रिकाएं मतलब मैगजीन, जो अलग अलग कार्यकाल में समय में पब्लिश होती है या लोगों के सामने प्रकाशित होती है, तो उसमें उसके वो संपादक रहे. अमर उजाला ये समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की है. जर्नलिज्म में, पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने पत्रकार के रूप में भी काम किया है. और उस अमर उजाला समाचार पत्र के लिए उन्होंने पत्रकारिता भी की है. आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही है. विविध पत्र पत्रिकाएं मतलब मैगजीन, अलग अलग पुस्तकें जो अलग अलग कार्यकाल में छपती है, और उसमें उनके कई सारी रचनाएं, फिर वो कविताएं हो या उनके कोई लेख हो, वो हमेशा छपते रहते हैं. और उस पत्रिकाओं की शोभा बढ़ती है. इतने अच्छे कवि लेखक के अगर उसमें बातें, रचनाएं लिखी जाती है, छापी जाती है, तो लोग चाव से उसको पढ़ते हैं, पसंद से उसको लेते हैं. तो ये उनकी रचनाएं विविध पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रही है, ऐसा कहा गया है. मतलब उनकी कविताएं इतनी पसंद आती है लोगों की कि कोई भी पत्रिका में छपती है तो लोग उसको खरीदते हैं. उनकी प्रमुख कृतियां हैं अर्चनांजलि, मंगलपथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर. ये उनके कविता संग्रह है. कविता संग्रह का अर्थ होता है कि उनकी जितनी भी रचनाएं, कविताएं, उसका संग्रह, उसका कलेक्शन एक ही किताब में होता है. वैसे उनकी अर्चनांजलि एक किताब जिसमें उनकी कविताएं बहुत सारी एकत्रित की है और उसको छापा गया और प्रकाशित किया गया है. फिर दूसरा है मंगलपथ. इसमें भी उनकी कई सारी कविताओं का संग्रह किया है और उसका पुस्तक के रूप में लोगों के सामने प्रकाशित हुआ है. फिर दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, ऐसे और भी 2 कविता संग्रह, ऐसे कुल मिलाकर 4 कविता संग्रह का शीर्षक यहाँ पर दिया है, लेकिन आदि भी कहा है, एक्सेट्रा, मतलब और भी है. ठीक है. फिर अभी हम पाठ की तरफ जाएंगे. पद्य संबंधी. प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है. ये जो कविता हम जो देखने वाले, ये जो पद्य हम देखने वाले, ये एक नई कविता, मतलब आधुनिक कविता का एक नया रूप, जिसको हम लोग नई कविता के रूप में मानते हैं. तो प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म मतलब अपना कर्तव्य, ज्ञान, नॉलेज, एवं विज्ञान, साइंस की महत्ता का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, महत्व, स्थापित की है. मतलब उन्होंने इसमें इन 3 बातों का महत्व समझाया है, कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान. आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है. हमने साइंस में, विज्ञान में बहुत तरक्की की है. हमने ऐसी चीजें इजाद की है, और वो इजाद करते वक्त हमने ये भूल गए कि ये कई चीजों तक, कई अच्छे कामों तक सीमित है, तो ठीक है, लेकिन उसके बियॉन्ड, उसके बाद अगर हम उसका दुरुपयोग करते हैं, जैसे अभी देखें मोबाइल फोन एक जमाना था, मतलब आज से 30 साल पहले या 25 साल पहले या 20 साल पहले ऐसी अवस्था थी कि लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए टेलीफोन का सहारा लेना पड़ता था, और वो भी बहुत रेयर था. टेलीफोन बूथ हुआ करते थे, उसमें जाकर नंबर लगाकर फिर उस पर कॉइन डालकर या पैसे, बिल जो जितना आएगा उसका बिल पे करके हमें सार्वजनिक रूप से ऐसे
लोगों से बात की जा सकती थी, या कोई अमीर या कोई पैसे वाला इंसान धनवान है तो उसके घर में टेलीफोन हुआ करता था, या कोई ऑफिस से तो उसमें टेलीफोन हुआ करते थे, बहुत रेयर बातें थी। लेकिन बाद में मोबाइल फोन का इजाद हुआ तो हर एक के पॉकेट में मोबाइल फोन आ गया, और वो मोबाइल फोन केवल एक दूसरे के संपर्क में आने के लिए नहीं है, उसमें हम लोग और भी कुछ काम करते हैं। तो कंप्यूटर में जो बातें होती है वो सारी कंप्यूटर की बातें मोबाइल फोन में आ गई, तो सुविधा हुई, लेकिन सुविधा का दुरुपयोग भी होना शुरू हुआ कि हम उसको लगातार देखते रहे, फिर उसमें गेम खेलना, फिर उसमें फिल्में देखना, उसमें इतना सारा हम लोग बिजी रहते कि हमारा दिन भर का जो हमारा जो काम है वो पूरा भूल जाते, और उसमें फिर हमारे नई नई बीमारियां भी सामने आने लगी। तो एक सुविधा और फिर उसका दुरुपयोग और उससे होने वाली असुविधा, ऐसा क्रम बन जाता है। तो ऐसी स्थिति विज्ञान के बारे में, ज्ञान के बारे में हो सकती है ना। तो उसको उन्होंने ये समझाया है कि ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही हम आसमान को नाप ले, आसमान को नापना मतलब बड़ी से बड़ी चीजों को हमने अचीव किया है, बड़ी से बड़ी चीजों को हमने हाथ में लिया है, या उस तक हम पहुंच गए, तो आसमान को नाप लिया हमने, यानी बहुत बड़ी प्रगति की है, बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है हमने। परंतु उस प्रोग्रेस में करते करते हम लोग दुरुपयोग भी करना सीख गए। तो दुरुपयोग से क्या हुआ, विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है कि हमने इतने खतरनाक ऐसे शस्त्र अस्त्र बनाए जैसे एटम बॉम्ब, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हमने ऐसी इजाद की है कि जो जब भी उपयोग में आएगी तो किसी ना किसी की जान लेगी या कई सारे लोगों का नुकसान करेगी। तो ऐसी स्थिति में बहुत मुश्किल है मानव जाति को सुरक्षित रखना, क्योंकि कोई भी बम बनता है तो जब भी वो फूटेगा तो देखेगा नहीं ये कौन से देश का नागरिक है, क्या है, तो वो जो उसके चपेट में आएगा उसको उड़ा देगा या उसकी जान ले लेगा। तो यह तभी संभव है होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें जितनी जरूरी है, कर्म ज्ञान विज्ञान, उसमें ये भी बहुत बड़ी बात है। सदाचार स्नेह ये होना चाहिए हमारे मन में, अच्छा आचरण होना चाहिए। सदाचार मतलब सत्य प्लस आचार मतलब हमारा आचरण, सत्य मतलब सत्य के साथ आचरण, सच्चाई का आचरण। तो हम लोग अपने स्वार्थ में कभी कभी सच्चाई का आचरण भूल जाते हैं और फिर ऐसे विनाशक काम हमारे हाथ से हो जाते हैं। तो इसलिए सदाचार और स्नेह, प्रेम, अपने से प्रेम और दूसरों से भी प्रेम से रहना, ये सदाचार का मतलब एक ये कि सदाचार और स्नेह से हम दुनिया को जीत सकते हैं। तो हमें ये विनाशक शस्त्रास्त्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसा भी मैंने कहा कि जो भी चीज बनती है उसका दुरुपयोग होता है, तो वो दुरुपयोग से हमने विनाशक शस्त्रास्त्र ऐसे बनाए कि मानव जाति को ही नुकसान हो सकता है या मानवता को ही बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी बातों को उन्होंने अपनी इस कविता में धरती का आंगन महके इसके द्वारा हमें समझाया है। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द भी हैं जिसको हम पहले देखेंगे। अर्चना मतलब प्रार्थना, प्रेयर। अभिलाषा मतलब कामना, इच्छा। आंकना मतलब अंदाजा लगाना। अवृत्त मतलब ढका, लौटाया हुआ। आशा, उम्मीद, विश्वास, भरोसा। इंसान मनुष्य। कुमुद, श्वेत कमल। श्वेत कमल मतलब सफेद रंग का कमल का फूल, ठीक है ना, व्हाइट लोटस। नित मतलब सदैव, हमेशा। प्रभा मतलब कांति, जो उजाला जिसको बोलते हैं ना, ब्राइटनेस। पैमाना मतलब नापतोल, मापदंड। पैमाना मतलब जब भी हम कोई लिक्विड को काउंट करते हैं तो उसके लिए जो ये होता है ना, काउंट करने के लिए जो मापक होता है उसको नापतोल के लिए यूज करते हैं। जैसे दवाई लेनी है तो दवाई की मात्रा के लिए हम लोग एक पैमाना लेते हैं, उसमें हम देखते हैं 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, 100 ml। तो वो उस नापतोल का एक मापदंड होता है जिसको पैमाना कहते हैं। फिर मेधा मतलब बुद्धि। राह मतलब रास्ता, पथ। वसुधा मतलब धरती, अवनी, धरा, पृथ्वी, भूमि, ठीक है। वक्षस्थल मतलब सीना। शलाका मतलब सलाई। शलाका मतलब क्या, सलाई। शिल्पकला मतलब मूर्तिकला। श्रृंगार मतलब सजना, संवरना, तैयार होना, सुंदर दिखने के लिए हम लोग तैयार होते हैं, उसको सजना कहते हैं, उसको ही श्रृंगार कहते हैं। सरिता मतलब नदी। और स्नेह मतलब प्रेम, अपनापन, ठीक है ना। तो ये कुछ कठिन शब्द इस पाठ में थे। आगे हम कविता की पंक्तियां पढ़ेंगे और फिर उसका भावार्थ देखेंगे। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से,
कर्म ज्ञान और विज्ञान। विज्ञान ने हमें कई सारी चीजों के मतलब हमारे जो साइंस विज्ञान के कुछ ऐसे नियम है जो आजू बाजू में हमें पता नहीं थे, लेकिन विज्ञान ने वो खोज निकाले और उसका हमने सदुपयोग करके मानव जाति का विकास किया है, डेवलपमेंट किया है। और ये सब करने वाले कौन है? विज्ञान का सही उपयोग करने वाले कौन है? वैज्ञानिक। और वैज्ञानिक अपना कर्म ज्ञान से, अपने कर्तव्य से, अपने ज्ञान से, या इंसान, वैज्ञानिक भी इंसान ही है, तो इंसान ने अपने ज्ञान कर्म से क्या किया है? विज्ञान का आधार लेकर नई नई खोजें की, नई नई चीजें इजाद की है, जिससे मानव जाति का भला हुआ है, कल्याण हुआ है, विकास हुआ है, अच्छा हुआ है, बहुत सारी अच्छी बातें हुई है। ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से। तो जो विज्ञान है, विज्ञान के आधार पर और कर्म और ज्ञान के आधार पर हमने क्या करना चाहिए? ऐसी सरिता करो प्रवाहित। ऐसी सरिता का मतलब होता है, सरिता मतलब नदी, कि ऐसी नदी को प्रवाह में लाना है हमें, ऐसे नदी को जल आगे तक पहुंचाना है हमें, कि जो खिले खेत सब धान से, कि जहां जहां खेती हो रही है, जहां जहां खेतों में पानी की आवश्यकता है, वहां पर ये नदी का जल, पानी प्रवाहित होना चाहिए, वहां तक पहुंचना चाहिए, जिससे क्या होगा? खिले खेत सब धान से, कि सारे खेत धान से खिल जाएंगे। कोई भी खेत में कोई भी धान बिना पानी के नहीं रहेगा, तो किसान और किसान के साथ देश सुजलाम सुफलाम हो जाएगा और सब जगह खुशहाली होगी। हाँ, तो धान मतलब अनाज, सरिता मतलब नदी, हमने शब्दार्थ में देखा है। अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाव में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। अभिलाषाएं मतलब इच्छाएं, चाह, इच्छा, कामना, नित मतलब हमेशा, मुस्काए मतलब खुश है, आशाएं की, आशाओं की छाव में, छाव मतलब छाव, कि छाव आशा, हम लोग आशा पर निर्भर है कि नहीं अच्छा होगा, मैं पढ़ाई करूंगा अच्छे अंक मिलेंगे, मैं पढ़ाई करूंगा तो मुझे शाबाशी मिलेगी, तो हम आशाओं पे, उम्मीद पे जीते और वो उम्मीद के आधार हमारे कर्म करते रहते हैं। तो अभिलाषाएं नित मुस्काए, अभिलाषाएं हमारी इच्छाएं हमेशा मुस्कुराती है, किसके आधार पर? आशाओं के आधार पर, आशाओं की छाव में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। हम जो भी काम करते हैं उसका जो जिस काम के लिए हम लोग महत्व देते उसमें हम विश्वास करते कि नहीं अच्छा होगा, तो विश्वासों की राह में हम आगे बढ़ते रहते कि नहीं मैं कुछ अच्छा करने वाला हूँ, मुझसे कुछ अच्छा होगा। तो पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में, जब भी हम कोई काम करेंगे हमारे पैरों की गति, हमारी एक्टिविटी, हमारा चलन बलन, ये सब आने वाले जो कुछ विश्वास है हमारे कि इसमें ये होगा, अच्छा होगा, ये भला होगा, ये विश्वासों के आधार पर हम आगे मार्गक्रमण करते हैं। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो। इस धरती पर शिल्पकला मतलब स्कल्पचर, मूर्ति कला, मूर्तियां बनाना, ये कलाकारी का एक उत्तम नमूना है कि जो कलाकार होते हैं उनकी कलाएं अलग अलग होती है, तो उसमें से शिल्पकला मतलब कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो। जब भी कुछ अच्छा होगा तो शिल्पकला मानो क्या हो? कुमुदों की कमल की माला हो और वो इस धरती पर, इस हमारे धरती के आंगन पर एक माला की तरह वो पहनाई जाए। हाँ, वक्षस्थल मतलब छाती, माला हमारे गले में पहनी जाती है और माला की जो शोभित भाग होता है वो हमारे छाती पर आता है, मतलब वक्षस्थल पर, ठीक है ना। तो शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, कि आज तक हमारे यहाँ पर इंसानों ने कई सारी ऐसी मूर्ति कलाएं की है, जैसे अजंता की गुफाएं, लोग दुनिया भर से वहां पे देखने आते हैं। और ये मानो ये ऐसी जो मूर्ति कला है, जो गुफाएं जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाई है, वो मानो इस धरती का क्या है, एक मतलब उसको सजाया हुआ है, हार गले में पहना हुआ है और वो छाती पर सुशोभित दिखता है। फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो, और धरती हमारी, धरती का आंगन महके, हमारे शीर्षक क्या है, धरती का आंगन महके। तो कैसे महकेगा? जब खेतों में क्या होगा, सब धान से अनाज खिलते हो रहेंगे, और कब खिलेंगे? जब सरिता मतलब नदी का जल वहां तक पहुंचेगा। और ये सब क्यों पहुंचेगा? क्योंकि विज्ञान के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, कर्म के आधार पर। फिर ये सब कुछ अच्छा होगा तब हमारी अभिलाषा, इच्छाएं और प्रेरित होगी और आशाओं की छाव में और उसको विश्वास मिलेगा, और विश्वासों की राह पर हम आगे बढ़ेंगे। फिर धरती को सुंदर कैसे बनाएंगे, हमारे देश को सुंदर कैसे बनाएंगे? क्योंकि हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक इसके आगे भी कलाकार होंगे और वो कला का उत्तम नमूना पेश करेंगे, जिससे इस धरती की जो भाग है वो सुशोभित होगा, मानो वो कोई कुमुदों की माला पहनाए हुए और उससे हमारी धरती और सुशोभित दिखेगी।
फूलों फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। और धरती की सुंदरता किससे बढ़ेगी? श्रृंगार मतलब वो सजी होगी किससे? फूल फलों से। मतलब यहाँ पर बहुत सारे पौधे पेड़ पौधे खिलेंगे, उस पर नए नए रंग बिरंगे फूल आएंगे, उसमें खुशबूदार फूल होंगे, अलग अलग विविध रंगी फूल होंगे और इससे धरती सजकर सुंदर दिखेगी। मतलब मानव धरती का वो श्रृंगार होगा। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, हम विज्ञान के आधार पर हमने आकाश में भी हमने क्या किया है? जीत लिया है, हमने अवकाश को भी पार कर लिया है, समझ में ना। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, कितना विज्ञान का कितने खोज हम करेंगे कि एक दिन क्या होगा, चंद्रलोक हो या मंगल ग्रह हो, उस पर आसानी से किसी भी यान से जा पाएंगे। लेकिन ये कब होगा? विज्ञान के सही उपयोग से, सदुपयोग से और कर्म और ज्ञान से। चंद्रलोक मतलब चांद पर जाने का जो हमारा सपना है और हम जाकर भी आए। हमारे यहाँ पर अमेरिका के 2 एस्ट्रोनॉट, ठीक है ना, वो वहां पर पहुंच चुके। जिनका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रांग और ऑल्ड्रिन। ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने चांद पर पहले बार वहां पर उन्होंने यान के द्वारा वो पहुंच चुके थे। और आगे भी भविष्य में भी हम जाने की इच्छाएं रखते हैं और उसके बारे में हमारा काम चल रहा है। तो चंद्रलोक हो या मंगल ग्रह, मंगल ग्रह तक भी हम पहुंच गए। सिर्फ इंसान नहीं पहुंचा है, लेकिन वहां पर हमने यान को पहुंचा दिया है। चंद्रलोक हो या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। लेकिन विज्ञान के आधार पर हम मंगल ग्रह को भी पहुंच सकते हैं, चंद्रलोक पर तो पहुंच चुके और भी भविष्य में पहुंचेंगे। लेकिन किंतु मतलब परंतु, किंतु लेकिन न हो संबंध विनाशक, विज्ञान के आधार पर कभी भी हमने कोई विनाशक काम नहीं करना चाहिए। चंद्रलोक पर जाना, मंगल ग्रह पर पहुंचना, वहां की स्टडी करना, वहां के खोज करना, वहां के विज्ञान की खोज करना, ये एक अच्छी बात है। लेकिन जब ये अच्छा काम करते तब किंतु इसलिए डाला है कि कभी भी इस ज्ञान का उपयोग दुरुपयोग के रूप में नहीं होना चाहिए। मतलब न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से, कि विनाशक अस्त्र नहीं बनाने चाहिए, या बन गए तो इसमें इंसान का मतलब मानव जाति का ही नुकसान होगा, इसमें मानव जाति ही नष्ट हो सकती है, तो है ना। तो किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से, इंसान का संबंध कभी भी ऐसे विनाशक अस्त्रों से नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में कई सारे ऐसे शक्तिशाली देश है जो हमेशा जो छोटे देश है, अन्य देश है, उनको डराते रहते हैं क्योंकि वो बलशाली है, क्योंकि उनके पास खतरनाक ऐसे अस्त्र शस्त्र है, जिसके आधार पर दुनिया में कई सारे लोग डर कर रहते हैं, या देश जो गरीब देश होते हैं वो डर कर रहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति हमने उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, समझना। आगे, सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। कि सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, हमारी एक एक सांस जब हम लेते हैं, उस एक एक सांस से हमारा जीवन चलता है। मानो हमारे प्राणों का जो शरीर है, जिसमें प्राण, जीवन, जीवित रहना, समझ में ना, ये चैतन्य है जिसको बोलते हैं हम लोग। ये प्राणों का जो प्राण हमारे तन के अंदर है, और तन के अंदर वो ढका हुआ है। किसके आधार पर ढका हुआ है? सांस जीवन पर। क्योंकि हम सांस लेते तो प्राणों को जीवन दान मिलता है और हमारे प्राण जीवित रहते हैं और शरीर भी उसको संभाले हुए है। तो सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती। और मना सदाचार की शुभ्र शलाका, शलाका मतलब क्या? सलाई, जो बार होता है ना आयन का, उसको सलाई कहते हैं, ठीक है ना। मराठीमध्ये सळई म्हणतो आपण, ठीक है ना। सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता आंकती, कि सदाचार मतलब अच्छाई, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि सत्य प्लस आचार, तो सत्य यानी सत्य के साथ आचरण। तो सत्य के आचरण पर हम जब आगे बढ़ेंगे तब उसके जो शुभ्र शलाका है वो प्रकाशित होगी, वो दीप्यमान होगी, और उससे जो हमारा मन बनेगा वो मन की सुंदरता वो नापेगी। आंकना मतलब अंदाजा लगाना है, समझना, ठीक है। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता। प्रतिभा मतलब क्या? विशेषता, या उसमें जो विशेष क्वालिटीज है, जो उसमें कुछ विशेष बातें होती है, जैसे कोई कलाकार है, कोई खिलाड़ी मतलब खेल वाला खिलाड़ी है, या उसमें कुछ अपनी पहचान है, उसको कहते हैं प्रतिभा, टैलेंट। उसको और एक शब्द में कहेंगे हम टैलेंट। प्रतिभा का पैमाना मतलब मापदंड, मतलब उसको मापने का एक साधन।
तो प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता। मेधा मतलब क्या? बुद्धि, होशियारी, ज्ञान। मानवता का मीटर बल मन की गहराई मापता। और मन कितना गहरा है, मन कितना अच्छा है, मन कितना सुंदर है, ये किससे मान पता चलता है? मानवता का मीटर। मीटर भी एक यूनिट है आंकने का, किसी भी चीज को मापने का मापदंड क्या है? मीटर भी है, पैमाना भी है, समझे ना? तो मानवता का मीटर, अगर आपके पास इंसानियत है, मानवता का मतलब ह्यूमैनिटी, इंसानियत, ठीक है ना? एक इंसान से दूसरे इंसान के साथ अच्छा रहना, उसको कहते हैं ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता। उसका और एक शब्द है इंसानियत। तो मानवता का मीटर भर मन की गहराई मापता। मन की गहराई मतलब क्या? मन कितना अच्छा है, मन कितना सुंदर है, मन में कितने अच्छे विचार है, मन में कितने गहरे विचार है, कि मन में कितने दूसरों के प्रति अपनापन है, ये मानवता से पता चलता है। क्योंकि जो इंसान अच्छा होता है, मन से सुंदर होता है, मन से अच्छा होता है, उसकी भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। तो प्रतिभा के मानवता के लिए जो कार्य है, प्रतिभा जो जिनके पास किसी बात का विशेषता है, उसको हमें आगे बढ़ावा देना है, उसको और एनकरेज भी करना है, ये मानवता का एक मीटर है। आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। आत्मा को आवृत्त कर, आवृत्त मतलब हमारी जो आत्मा है उसको आवृत्त करना, मतलब उसको अंदर ढक देना, ठीक है ना? आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, कि हम अपने प्रेम, प्रभा मतलब प्रकाश, अपना जो प्रेम प्रकाश रूपी जो परिधान है, वस्त्र है, परिधान करना मतलब वस्त्र पहनना, लेकिन हमने कौन सा वस्त्र पहनना चाहिए? स्नेह और प्रभा का, प्रकाशमान और प्रेम, अपनापन, ये जिसके पास होगा वो आत्मा की जो बुराइयां है, आत्मा की जो अलग बातें, उसको ढक लेगा, अंदर ढक लेगा, और ऊपर क्या होगा? स्नेह, प्रेम, अपनापन, सबके साथ अच्छा आचरण। तो स्नेह प्रभा यानी प्रेम का प्रकाश, प्रेम का उजाला, ये प्रेम का उजाला का वस्त्र परिधान करें हम, और उसमें आत्मा को ढक दे, क्योंकि आत्मा तो हमारी अमर है, लेकिन उसमें हमें किसका परिधान करना है? उस पर किसका वस्त्र चढ़ाना है? प्रेम का, प्रेम प्रभा का, मतलब प्रेम प्रकाश का, ठीक है ना? अपनेपन का। स्नेह मतलब स्नेह से व्यक्ति अपनी आत्मा को प्रकाशित करे। अपनी आत्मा, सबके पास आत्मा होती है, लेकिन किसी की बुरी आत्मा होती है, किसी की अच्छी आत्मा होती है, लेकिन ये बुरी अच्छी किससे आधार पर होती है? जिसके मन में प्रेम है, स्नेह है, अपनापन है, वो जिसके पास ये सारी चीजें, उसकी आत्मा पवित्र होती है। और ऐसे पवित्र आत्मा, अच्छी आत्मा को लोग क्या करते? बरसों याद करते, और वो व्यक्ति नहीं रहने पर भी उसकी याद की जाती है, ठीक है ना? तो आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। वसुधा मतलब धरती, भूमि, पृथ्वी, ठीक है ना? करे अर्चना, अर्चना मतलब क्या? पूजा या प्रेयर, ठीक है ना? प्रार्थना। करे अर्चना हम सब मिलकर, तो हम सब मानव जाति के जितने भी, उस मानव जाति में आने वाले जितने भी मानव हैं, हम सब मिलकर हमें क्या करना चाहिए? वसुधा का जयगान करना चाहिए। वसुधा मतलब धरती, ये जो धरती जो हमें जीवन देती है, हमें यहाँ पर रहने के लिए हमें कई सारी चीजें उपलब्ध कराती है, तो उस वसुधा के जयगान, जयगान मतलब क्या? उसका जयगान करना है, मतलब उसको आगे बढ़ाना है, उसको सुंदर करना है, उसको और सुशोभित करना है, समझना है? और अपने अच्छेपन से करना है, सदाचार से करना है, ना कि विनाशक कार्य करके या विनाशक कार्य करके हमें धरती को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से, हम सभी को मिलकर धरती का जयगान करने के लिए अर्चना, प्रार्थना करनी चाहिए। मन में अच्छे विचार होने चाहिए कि हमें धरती को अच्छा करना है, सुंदर करना है, उसको, उस पर कोई भी विनाशक अस्त्र शस्त्र बनाकर उसको, मानव जाति को नष्ट नहीं करना है, और धरती को भी नष्ट नहीं करना है। ये विचार लेकर ये कविता रची गई है। अभी इसके आगे हम लोग इसका भावार्थ देखेंगे। धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। कवि कहता है कि अपने कर्म ज्ञान व विज्ञान की सहायता से हमें धरती का आंगन खुशियों से भरना है। हमें ऐसी सरिता प्रवाहित करनी है जिससे सारे खेत लहला उठे, खिल उठे। लहलाना मतलब खिलना, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी धन धान्य से संपन्न हो। जब धन धान्य सब जगह होता है तो कोई भूखा नहीं रहता है, क्योंकि सबको वो अन्न की उपलब्धता होती है, और ये सारे कार्य किसान के द्वारा होते हैं, और हर तरफ खुशियां ही खुशियां छा जाए। कवि के अनुसार
हमें अपने ज्ञान का सदुपयोग मानव जाति के विकास के लिए करना चाहिए, मानव जाति के विकास के लिए करना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए, अच्छाई के लिए करना चाहिए। अभिलाषाएं नित मुस्काए, आशाओं की छाव में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। कवि कहता है कि मानव के मन में अनंत अभिलाषाएं, इच्छाएं, हमारी इच्छाएं अमर्यादित, अनलिमिटेड, जिन्हें पूर्ण करने की वह इच्छा रखता है और उसके लिए प्रयत्नशील भी होता है। मानव के पैरों की गति विश्वास की राह पर और अधिक तेज हो, अर्थात मनुष्य का आत्मविश्वास बढ़े और वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ता जाए। कवि के अनुसार अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी सकारात्मकता व विश्वास के साथ कर्तव्य पथ पर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। श्रृंगार मतलब सजना। कवि कहता है कि शिल्पकारी जैसी प्राचीन व अगूढ़ कलाएं और प्राकृतिक संपदाएं इसी धरती की शोभा बढ़ाती है। जैसे मैंने कहा अजंता एलोरा केव्स, ठीक है ना, और ऐसी कई सारी गुफाएं जो भारत के अलग अलग प्रांतों में वो दिखाई देती है, ये बहुत प्राचीन कला मानी जाती है। तो शिल्पकारी जैसी प्राचीन व अगूढ़ कलाएं और प्राकृतिक संपदाएं इसी तरह धरती की शोभा बढ़ाती रहे, फल फूल इस धरती का श्रृंगार हो, अर्थात धरती की सुंदरता इसी तरह बनी रहे। कवि के अनुसार हमारी धरती विभिन्न प्रकार की अद्वितीय कलाओं व प्राकृतिक संपत्तियों से संपन्न व शोभायमान है। इस धरती पर कई सारी ऐसी सुंदरताएं जो इंसानों ने बनाई है और भविष्य में भी बनेगी। तो इन अद्वितीय कलाओं और प्राकृतिक संपत्तियों से संपन्न, प्राकृतिक संपत्ति मतलब क्या, इस धरती पर कई सारी चीजें, मिनरल से जमीन के अंदर हमें कई सारी चीजें उपलब्ध होती है, इसको कहते हैं प्राकृतिक संपत्ति। हवा, पानी, समुद्र, नदियां, माउंटेन, पर्वतराजी, ये सारे वृक्ष, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें क्या है, प्राकृतिक संपत्ति है हमारी, और ये धरती ने हमें दी है। वो शोभायमान है, हमें इसकी सुंदरता को क्या करना है, नष्ट नहीं होने देना है। हम इस धरती की सुंदरता को क्या करना है, कभी नष्ट नहीं होने देना है। हमें इसकी सुंदरता को बरकरार रखने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। आगे, चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। कवि कहता है कि हम चंद्रमा अथवा मंगल ग्रह पर पहुंच चुके, वहां पर हम किस यान अर्थात किस प्रकार पहुंचे ये मायने नहीं रखता, लेकिन विज्ञान के आधार पर पहुंचे। अपितु महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य विज्ञान का प्रयोग विकास के लिए करे, मतलब जो हमने विज्ञान का आधार लेकर हम चंद्रमा पर पहुंचे, मंगल ग्रह पर पहुंचे, कैसे पहुंचे, विज्ञान के आधार पर पहुंचे, लेकिन विज्ञान का हमने सही उपयोग किया। लेकिन ये करते वक्त न कि विनाशक अस्त्रों का निर्माण करके करे, एक दूसरे के संहार के लिए करे, मतलब विज्ञान का उपयोग ऐसे कामों के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके विनाशक अस्त्रों का निर्माण करके एक दूसरे के संहार करना, एक दूसरे की जान लेना, एक दूसरों को नष्ट करना, इन मानव जाति को नष्ट करना, धरती को नष्ट करना, ये नहीं करना चाहिए। कवि के अनुसार विज्ञान का आशीर्वाद जो मनुष्य को प्राप्त हुआ है, उसका प्रयोग मानव जाति व संपूर्ण पृथ्वी के विकास के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं होना चाहिए। सांस सांस जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढाकती, सदाचार की शुभ्र शलाका बन सुंदरता आंकती। कवि कहता है कि एक एक सांस हमारे जीवन का पट बुनकर प्राण का तन ढाकती है। पट बुनना मतलब जैसे हम कपड़ा बुनते हैं तो उसमें एक धागा यहाँ से, एक धागा यहाँ से ऐसा जोड़ा जाता है और कई धागे जुड़ने पर कपड़ा तैयार हो जाता है, और ऐसे कपड़ों से हम हमारे लिए कपड़े बनाते हैं और हमारा शरीर को ढाकते हैं, समझना है ना। तो उसको कहते हैं, उसी प्रकार जीवन भी चलता है, जीवन में भी जैसे वस्त्रों में एक एक धागा बुना जाता है, उसी तरह हमारे जीवन में हम जितना भी जीवन जीते हैं उसमें एक एक सांस हमारा जीवन को बनाती है, जीवन को जीवित रखती है, समझना। एक एक सांस हमारे जीवन का पट बुनकर प्राण का तन ढाकती है, नहीं तो सांस बंद हो गई तो प्राण भी चले जाते हैं, ठीक है ना। अर्थात इस संसार में सभी जीव समान रूप से एक एक सांस से प्राण वायु लेकर अपने जीवन को चलायमान कर रहे हैं। अतः सभी एक समान है, लेकिन मनुष्य के भीतर जो सदाचार का गुण है वह उसके मन की गहराई नापती है, अर्थात उसी गुण से
उस व्यक्ति की एक अलग पहचान बनती है, क्योंकि हमारी पहचान इससे, सदाचार से, कि कौन सा इंसान कितना अच्छा आचरण करता है। हम उसके बाद भी उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, अरे वो इंसान अच्छा है, वो हमेशा ऐसा करता है, हमेशा उसने ऐसा किया है, हमेशा मेरी मदद की है, हमेशा उसको, मतलब उसकी सदाचारिता हमेशा उसके मुख पर भी बोलने की जरूरत नहीं, उसके पीछे भी बोली जा सकती है। तो सदाचार का गुण है वह उसके मन की गहराई नापती है, अर्थात उसी गुण से उस व्यक्ति की एक अलग पहचान बनती है। कवि के अनुसार सदाचार, प्रेम व भाईचारा जैसे गुणों को अपनाकर मनुष्य अपने जीवन का सार्थक बना सकते हैं। मतलब वो अपने जीवन को अच्छा करने के लिए उसके पास ये गुण होने चाहिए, सदाचार, प्रेम और भाईचारा, ब्रदरहुड, यानी सबको अपना परिवार, अपना नाता, जैसे भाई भाई का नाता होता है वैसे जोड़कर सबको अपना समझना, ये इंसान की एक पहचान होनी चाहिए। प्रतिभा का पैमाना मेधा की ऊंचाई नापता, मानवता का मीटर बंद मन की गहराई मापता। कवि कहता है कि प्रतिभा मतलब टैलेंट, जो विशेषता होती है हमारे प्रत्येक मनुष्य के पास अपनी अपनी विशेषता होती है। कवि कहता है कि प्रतिभा के अनुसार व्यक्ति की बुद्धिमत्ता को नापा जाता है और मानव का स्वभाव व विचार उसके मन की गहराई अर्थात उसके मन में व्याप्त भावों को दर्शाता है। उसके मन का जो स्वभाव, मानव का जो स्वभाव है वो उसके विचार से बनता है। उसके विचार अच्छे होंगे तो उसका मन अच्छा होगा, और मन अच्छा होगा तो वो मनुष्य अच्छा होगा। विचार उसके मन की गहराई अर्थात उसके मन में व्याप्त भावों को दर्शाता है। कवि के अनुसार मनुष्य का ज्ञानी व बुद्धिमान होना अच्छा है। बुद्धिमान होना और ज्ञानी होना ही अच्छा है। बहुत सारे लोग बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं, लेकिन बुद्धि का प्रयोग कहाँ करना है, ज्ञान का प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ अच्छा करना है, कहाँ बुरा करना है, ये उस मनुष्य के स्वभाव पर निर्भर होता है। लेकिन उसमें मानवीय संवेदनाएं भी होनी चाहिए। यही सच्चे मनुष्य की पहचान है। जिसके पास मानवीय संवेदनाएं नहीं है वो दूसरों का दुख समझ नहीं पाएगा, तो केवल वो अपना स्वार्थ देख पाएगा। मतलब ज्ञान होना और बुद्धिमान होना ये कोई अच्छे इंसान की पहचान नहीं है सिर्फ, क्योंकि हम लोग अभी भी देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कई बार सुनते हैं कि एक इंसान ने कैसे मोबाइल से पैसों की हेराफेरी की, इस तरह से किसी बैंक वाले भी डुप्लीकेट साइन करके उसका पैसा ऐंठ लिया। तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो अपने बुद्धि का बुद्धिमान होते हैं और ज्ञानी भी होते हैं, लेकिन वो ज्ञान का बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मानवीय संवेदना नहीं होती। जिनके पास मानवीय संवेदनाएं होती है वो कभी भी किसी भी इंसान का दुख समझते और उसके साथ कभी भी कोई दुर्व्यवहार नहीं कर पाएंगे। तो सही यही सच्चे मनुष्य की पहचान है। केवल बुद्धिमान होना, ज्ञानी होना ये पहचान नहीं है। पहचान किससे बनती है? मानवीय संवेदना से। समझना? आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, करे अर्चना हम सब मिलकर वसुधा के जयगान से। कवि कहता है कि हमारी आत्मा स्नेह का परिधान धारण करे। स्नेह मतलब क्या? प्रेम, अपनापन, अर्थात हमारे मन में स्नेह भर जाए और हम सभी मिलकर धरती का जयगान करें। कवि के अनुसार हमारे मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम व सहयोग की भावना होनी चाहिए और हमें अपनी धरती की उन्नति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। कि जिस धरती पर हम रहते हैं, जिस धरती ने हमें कई सारी चीजें दी है, उसके लिए हमें क्या करना है? धरती की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना है, कोशिश करते रहना चाहिए। और कोशिश करना इंसान का एक पहचान है। कोशिश से ही हम बड़े बड़े प्रश्नों का हल निकालते हैं और बड़े बड़े अच्छे काम उस कोशिश से ही शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी कविता ये खत्म होती है। इसका स्वाध्याय और इसका भावार्थ आप घर में जरूर पढ़ें। थैंक यू।